गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं पूर्णचंद्र साहू आप सभी को स्वागत करता हूं मेरा यूट्यूब चैनल माइनिंग लेजिस्लेशन बाय पीसी साहू में। दोस्तों, माइंस एक्ट 1952 जो बोला जाता है कि स्टैट्यूटरीली फादर ऑफ ऑल लॉज है, माइंस एक्ट को लेके रेगुलेशन और रूल फ्रेम किया जाता है। और माइंस एक्ट सभी माइंस के लिए एप्लीकेबल होता है, चाहे वो अंडरग्राउंड हो, ओपन कास्ट हो, कोल हो, मेटल हो, किसी भी माइंस के लिए माइंस एक्ट इज वेरी इम्पोर्टेंट। तो दोस्तों, टोटल माइंस एक्ट को हम लोग डिटेल में समझने के लिए ये एक प्रयास है। तो जैसे आप लोग माइंस एक्ट रिलेटेड बहुत भी क्वेश्चंस कॉम्पिटेंसी एग्जामिनेशंस में आपको मिले होंगे। तो दोस्तों, आज हम लोग सिर्फ ऑब्जेक्टिव के ऊपर ही डिस्कस नहीं करेंगे, हम लोग माइंस एक्ट को इन डिटेल में जाएंगे और हर सेक्शंस का प्रोविजंस को समझने को कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, ये जो वीडियो है ये पार्ट 1 ऑफ माइंस एक्ट 52 है। इस वीडियो के दौरान हम लोग सेक्शन 1 to 4 को कवर करेंगे इन डिटेल में। इसी तरह सेक्शंस अलग अलग सेक्शंस का अलग अलग पार्ट में हम एंटर माइंस एक्ट को कवर करेंगे, ताकि एट द एंड हम लोग माइंस एक्ट 1952 का सभी प्रोविजंस को इन डिटेल में जानते हुए उसका जो बेसिक फंडामेंटल्स है उसको भी अच्छे से समझ पाएंगे, ताकि जब हम थियोरिटिकली प्रोविजंस को अच्छे से समझेंगे तो चाहे कोई भी मल्टीपल क्वेश्चंस माइंस एक्ट रिलेटेड आए, हम उसको अटेंड करने के लिए सक्षम होंगे। तो इसी भावना के साथ शुरू करते हैं आज का वीडियो, माइंस एक्ट 1952 का पार्ट 1। सबसे पहले आप देखे होंगे माइंस एक्ट 52 का किताब अगर पढ़ेंगे तो सेक्शन 1 में आता है सब टाइटल एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट। इसका मतलब कि माइंस एक्ट कहाँ कहाँ एप्लीकेबल है और उसका कमेंसमेंट के बारे में इसमें डिटेल में लिखा गया है। तो दोस्तों, उसी तरह सेक्शन 2 में कुछ इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस के बारे में डिस्कस किया गया है। जैसे डेफिनेशंस है फंडामेंटल्स, उसको जाने बिना हम आगे बढ़ नहीं सकते। तो डेफिनेशन जो सेक्शन 2 में दिया गया है, बहुत सारे डेफिनेशंस है, इजी डेफिनेशंस है, आप लोग उसको अच्छे तरीके से समझते हैं ये मैं उम्मीद करूँगा, क्योंकि ये तो बेसिक्स है और आप लोग बेसिक जानने में माहिर हैं। तो इसको दोबारा रिपीट नहीं करते हुए आगे बढ़ेंगे, लेकिन कुछ इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस है जो कि आदमी जानता है और लेकिन जब एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है तब कंफ्यूज होके गलत कर देता है। तो उस इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस को हम कवर करेंगे। उस इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस में कौन सा थ्रस्ट एरिया है जिसको हम लोग को थोड़ा रिमार्क करना चाहिए, थोड़ा उसको अच्छे से हम लोग देखना चाहिए, क्योंकि पूरा खेल उसी में रहता है। हम लोग समझते हैं डेफिनेशंस को, कोई पूछेगा तो ज़रूर उसको समझा सकते हैं, उसका फंडामेंटल्स हमको मालूम है, लेकिन कुछ इम्पोर्टेंट वर्ड्स उसमें मेंशन रहता है डेफिनेशन में, जिसके ऊपर एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं और वहीं पे हम लोग फिर फेल हो जाते हैं। तो उस चीज़ को हम लोग कहाँ कहाँ रिमार्क करना होगा, कहाँ कहाँ हमको अंडरलाइन करना है, उसी चीज़ को इस वीडियो में फोकस किया गया है। तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले जो सब टाइटल एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट का इम्पोर्टेंट जो बेसिक्स निखर के आता है कि माइंस एक्ट इज एप्लीकेबल टू ऑल माइंस, ये सभी माइंस के लिए एप्लीकेबल है। दूसरा चीज़, आप माइंस एक्ट 1952 एक्ट का टॉप में जाइए, जो फर्स्ट सेंटेंस लिखा गया है, एन एक्ट टू अमेंड एंड कंसोलिडेट द लॉ रिलेटिंग टू द रेगुलेशन ऑफ लेबर एंड सेफ्टी इन माइंस। तो इस सेंटेंस में जो लेबर एंड सेफ्टी, इसको आप लोग गौर कीजिएगा। एग्जाम में ये आता है कि माइंस एक्ट डील्स विथ, या फिर माइंस एक्ट अमेंडमेंट एंड कंसोलिडेट लॉ रिलेटिंग टू रेगुलेशन ऑफ डैश इन माइंस। उसमें बहुत सारा ऑप्शन भी रहता है। जैसे इसका सही आंसर तो हम लोग देख रहे हैं सेंटेंस में, क्या है इसका सही आंसर? लेबर एंड सेफ्टी, ये हम लोग देख रहे हैं, लेकिन जो ऑप्शन में दिया होगा हेल्थ एंड सेफ्टी, हेल्थ एंड वेलफेयर,
सेफ्टी एंड वेलफेयर, इस टाइप का ऑप्शन रहेंगे। तो अगर इस पर्टिकुलर सेंटेंस में जो कि सबसे पहला सेंटेंस लिखा गया है माइंस एक्ट 1952 का सबसे पहला सेंटेंस यही है, और इसको अगर हम लोग नज़रअंदाज करते हैं और उसका ऑप्शन अगर देखेंगे तो हमको लगेगा सब सही है। जैसे क्वेश्चन तो ये सेंटेंस लिखा होगा, लेकिन जहाँ पे ये जो लेबर एंड सेफ्टी लिखा गया है उस जगह पे ऑप्शन में दिया होगा हेल्थ एंड सेफ्टी, और एक ऑप्शन में होगा वेलफेयर एंड सेफ्टी, हेल्थ एंड वेलफेयर। तो हमको जनरली अगर आइडिया हम लोग लगाएंगे तो सभी ऑप्शन सही लगेगा, लेकिन उसका फर्स्ट सेंटेंस को अगर हम लोग गौर करेंगे तो इसका सही आंसर होगा लेबर एंड सेफ्टी इन माइंस। तो इस टाइप का चीज़ों को हम लोग अंडरलाइन करेंगे और उसको ध्यान में रखेंगे। ओके, नेक्स्ट जो डेफिनेशंस दिए गए हैं सेक्शन 2 में, माइंस एक्ट सेक्शन 2 में इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस है, उस डेफिनेशंस को आप खुद पढ़िएगा क्योंकि वो बहुत जनरल डेफिनेशंस है, उसको दोबारा रिपीट करने का कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हमको हाईलाइट करना है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम लोग ऑब्जर्व करके रखना है, ताकि एग्ज़ाम में जो चालाकी होता है ना कि कोशिश करता है कि एग्जामिनर जो है कि एग्जामिनी को कहाँ पे फंडामेंटल का बेसिस में उसको चितपटांग करना है, तो वही चीज़ को हम लोग को मार्क करके रखना है। जैसे अडल्ट का डेफिनेशन आप पढ़ेंगे तो लिखा क्या गया है, अडल्ट मीन्स ए पर्सन हु हैज कंप्लीटेड हिज 18th ईयर्स ऑफ एज, जो 18 साल का उम्र को कंप्लीट कर चुका है। ये हम लोग जानते हैं, लेकिन इसमें खेल क्या है, इसमें खेल ये है कि जब पर्टिकुलर ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है, अडल्ट मीन्स ए पर्सन हु हैज डैश हिज 18 ईयर्स ऑफ एज, ऑप्शंस क्या क्या रहेगा, अटेंड हिज 18th ईयर्स एज, कंप्लीटेड हिज 18th ईयर्स ऑफ एज, reached his 18th years of age, all of these, none of these, इस टाइप का जब क्वेश्चंस आता है, हम लोग जानते हैं अडल्ट मीन्स 18 साल, लेकिन कंप्लीटेड है, अटेंड है, रीच्ड है, मतलब क्या है, तो इसका सही आंसर है कंप्लीटेड। तो ये चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, कंप्लीटेड, ये वो कंप्लीट करना चाहिए, कंप्लीट करना चाहिए, यानी कि 18 साल कंप्लीट हो गया, अभी 19वां साल शुरू हुआ, तब जाके हम उसको अडल्ट बोलेंगे। लेकिन जो 18 साल पहुंचा, अभी उसको 18 साल हुआ, उसको हम अडल्ट नहीं बोलेंगे। लेकिन इन जनरल हम लोग क्या बोलते हैं, अडल्ट मतलब 18 साल नहीं, अडल्ट मतलब 18 साल नहीं, 18 साल कंप्लीट हो जाना चाहिए। जो 18 साल अभी पहुंचा, मतलब 17 कंप्लीट हुआ, अभी उसको 18 साल अभी चालू है, उसको हम लोग अडल्ट नहीं बोलेंगे। ये है बेसिक। तो एग्जाम में इस कंप्लीटेड वाला जो सेंटेंस जो वर्ड है, इसको हम लोग को गौर करना है। ओके, नेक्स्ट, डे मीन्स ए पीरियड ऑफ 24 आवर्स बिगिनिंग एट मिडनाइट। डे, एक दिन मतलब क्या होता है, दिन मतलब ए पीरियड ऑफ 24 आवर्स, ये हम लोग सब जानते हैं। इन जनरल एक दिन मतलब 24 घंटा का एक पीरियड, 24 आवर्स का एक पीरियड है, ये हम लोग जानते हैं। लेकिन इसमें गौर करना बात क्या है, बिगनिंग एट द मिडनाइट, मिडनाइट से शुरू होके जो 24 आवर, उसको हम लोग जाके एक दिन मानेंगे। ऐसे 24 आवर अगर हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो सुबह एक मंडे का सुबह 6 से लेके ट्यूसडे का सुबह 6 तक भी 24 आवर का एक पीरियड होता है, लेकिन उसको हम लोग एक दिन के हिसाब से काउंट नहीं करेंगे। या फिर कोई भी टाइम बता लीजिए, आफ्टरनून में 3 PM से लेके नेक्स्ट दिन का 3 PM तक भी 24 आवर्स होता है, लेकिन उसको हम लोग डे में काउंट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि डेफिनेशन ये बोलता है कि डे मीन्स ए पीरियड ऑफ 24 आवर्स, 24 घंटा का एक पीरियड है, बिगिनिंग एट मिडनाइट, मध्यरात्र जिसको बोलते हैं ना, रात को जो 12 बजता है, जो मिडनाइट होता है, वहीं से शुरू होके 24 आवर का जो पीरियड है, उसको जाके हम लोग एक दिन हिसाब से काउंट करेंगे। समझ में आया मेरा कहने का मतलब क्या है, कि हम लोग जानते हैं कि दिन मतलब 24 आवर है, लेकिन माइंस एक्ट के हिसाब से दिन को सिर्फ 24 आवर्स बोलने से नहीं होगा, वो मिडनाइट से शुरू होना चाहिए, और जो पीरियड है, टाइम पीरियड है, वो मिडनाइट से शुरू होकर 24 आवर होने से जाके हम उसको एक दिन के हिसाब से काउंट करेंगे। ये बोलता है फंडामेंटल। नेक्स्ट, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट मीन्स इन ए प्रेसिडेंसी टाउन
the person appointed by the central government to perform the duties of a district magistrate under this act। इसका मतलब क्या हुआ, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट हम किसको बोलेंगे, ये हम लोग सब जानते हैं। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट यानी कि कौन, कलेक्टर। लेकिन इसमें गौर करने वाला बात क्या है कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट किनके द्वारा अपॉइंटेड होते हैं। इसमें एक क्वेश्चन आ सकता है, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट इज अपॉइंटेड बाय हुम। ऑप्शंस क्या रहेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट, या बोलेगा स्टेट गवर्नमेंट, या बोलेगा चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस, या बोलेगा डीजीएमएस, इस टाइप का लिखा होगा। तो जनरली हम लोग सब जानते हैं, ये कुछ बड़ा बात नहीं है। जनरली एक जनरल पीपुल का दिमाग में ये आता है कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, कलेक्टर, जिला तो स्टेट के अंदर आता है, तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंटमेंट हो सकता है, ऐसा लगता है अगर हम लोग फंडामेंटल क्लियर नहीं है तो। ज़्यादातर क्या होता है, जिस क्वेश्चन का आंसर हमको पता नहीं होता है उसमें हमारा जनरल आइडिया हम लोग यूज करते हैं। जनरल आइडिया को यूज करते हुए हम उसका सही आंसर चुनने को कोशिश करते हैं। लेकिन इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हम जनरल आइडिया लगाएंगे तो हमारा गलत हो जाएगा। जनरल आइडिया कोई भी आदमी लगाएगा तो उसका फंडामेंटल क्लियर नहीं है, लेकिन वो अपना जनरल आइडिया, अपना इंटेलिजेंस के हिसाब से वो अगर इसका आंसर देने को कोशिश करेगा तो उसका दिमाग में जरूर ये आएगा कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कोई डिस्ट्रिक्ट का हेड, डिस्ट्रिक्ट तो स्टेट के अंडर में आता है, तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट में बी अपॉइंटेड बाय स्टेट गवर्नमेंट, ये उसका दिमाग में आ सकता है। लेकिन उसका सही आंसर होगा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इज अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। इसीलिए सेंट्रल गवर्नमेंट को हमको गौर करना है या फिर रिमार्क करना है। ओके, रिपोर्टेबल इंजुरी मीन्स एनी इंजुरी अदर देन ए सीरियस bodily injury which involves or in probability will involve the enforced absence of injured person from work for a period of 72 hours or more। ये हम लोग सब जानते हैं कि रिपोर्टेबल इंजुरी क्या होता है। रिपोर्टेबल इंजुरी मतलब इंजुरी अदर देन सीरियस बॉडीली इंजुरी, जो कि सीरियस बॉडी इंजुरी नहीं है। which involves और in all probability will involve, जिसमें कि जिस इंजुरी से हो सकता है कि इमीडिएट चोट लगे या फिर प्रोबेबिलिटी रहे कि उसको 74 आवर या फिर उससे ज़्यादा टाइम तक एब्सेंट रहना पड़े अपने काम से। ये रिपोर्टेबल इंजरी का डेफिनेशन से, ये सब जानते हैं, बहुत ही इजी डेफिनेशन है। लेकिन इसमें गौर करने वाला चीज़ क्या है कि 72 आवर और मोर, इसका मतलब क्या हुआ। जनरली हम कोई भी मतलब जनरल पीपल जिसका थोड़ा फंडामेंटल क्लियर नहीं है वो इस टाइप का इसको याद रखता है। ये मेरा ऑब्जर्वेशन है कि रिपोर्टेबल इंजरी 72 आवर, ये उसका दिमाग में रहता है। लेकिन अगर क्वेश्चन में पूछ लिया यही एग्जैक्ट डेफिनेशन कि रिपोर्टेबल इंजुरी मीन्स एनी इंजुरी अदर देन ए सीरियस बॉडीली इंजुरी विच इन्वॉल्व्स और इन ऑल प्रोबेबिलिटी विल इन्वॉल्व द enforced absence of the injured person from work from a period of dash, ऑप्शन रहेगा 72 आवर, ऑप्शन बी 72 आवर और लेस, ऑप्शन सी 72 आवर मोर, डी देगा नॉन ऑफ दीज। तो जनरली हम लोग क्या किस टाइप का याद रखते हैं कि रिपोर्टेबल इंजरी मतलब 72 आवर, माइनर इंजरी 24 आवर, इस टाइप का कुछ लोग याद रखते हैं, जो कि गलत है। उसका बेसिक ये बोलता है कि रिपोर्टेबल इंजरी 72 आवर या फिर उससे ज़्यादा टाइम तक वर्क जो पर्सन है वो वर्क से एब्सेंट रहना चाहिए ड्यू टू दिस इंजरी। लेकिन उसमें भी कंडीशन क्या है कि अदर देन सीरियस बॉडीली इंजरी, जिसका सीरियस बॉडीली इंजरी होगा। सीरियस बॉडीली इंजरी का डेफिनेशन क्या है, विच इन्वॉल्व्स और इन ऑल प्रोबेबिलिटी विल इन्वॉल्व द परमानेंट लॉस ऑफ एनी सेक्शन ऑफ द बॉडी। परमानेंट लॉस यानी कि कोई आँख चला गया, एक हाथ कट गया, कोई पैर टूट गया, जो कि परमानेंट फ्रैक्चर इन नेचर जो रहता है वो सीरियस बॉडीली इंजरी कैटेगरी में आता है। ये भी हम लोग जानते हैं। लेकिन अगर एक एक्सीडेंट में एक इंजरी हुआ जिसके वजह से एक आदमी मान लीजिए 180 आवर तक एब्सेंट रहे वर्क में, 180 आवर्स एब्सेंट रहे यानी कि 72 आवर से ज़्यादा हुआ। लेकिन उस इंजरी की वजह से अगर उसका एक उंगली टूट गया,
एक उसका जो फिंगर ये परमानेंटली लॉस हो गया उसका, तो उस केस में हालांकि ये 72 आवर से ज़्यादा टाइम तक भी एब्सेंट रहा वर्क से, लेकिन उसको हम लोग रिपोर्टेबल इंजरी काउंट नहीं करेंगे। क्यों? इसमें वो क्लच लग जाएगा, क्योंकि जो डेफिनेशन बोलता है कि अदर देन सीरियस बॉडीली इंजरी, क्योंकि इसका उंगली टूट गया, उसका फिंगर लॉस हो गया, तो वो सीरियस बॉडीली इंजरी कैटेगरी में आ गया, तो उसमें रिपोर्टेबल इंजरी कैटेगरी में ये नहीं आएगा। तो इस डेफिनेशन में दो चीज़ को हमको गौर करना है। पहला, तो वो सीरियस बॉडीली इंजरी नहीं होना चाहिए। अगर सीरियस बॉडीली इंजरी हो गया, चाहे वो कितना टाइम तक भी एब्सेंट रहे, 72 आवर से ज़्यादा, तो भी हम इसको रिपोर्टेबल इंजरी काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि वो तो ऑलरेडी सीरियस बॉडीली इंजरी हो चुका है। दूसरा चीज़ है, उसका जो डेफिनेशन बोलता है कि एनफोर्स्ड एब्सेंस होना चाहिए उस इंजर्ड पर्सन फ्रॉम वर्क, जो कि 72 आवर और मोर होना चाहिए। तो इसमें जो अगर ऑप्शन दे देगा 72 आवर और लेस, तो उसमें कंफ्यूज मत होना, उसका सही आंसर है 72 आवर्स और मोर। तो इस चीज़ को आपको क्या करना है, गौर करना है। तो ये था कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस माइंस एक्ट के अंदर, जिसको कि थोड़ा कंफ्यूजिंग नहीं बोलेंगे हम उसको, इस टाइप का डेफिनेशन ही एग्जाम में आते हैं, जो कि जो एग्जामिनी है अगर उसका फंडामेंटल्स क्लियर नहीं है, वो सिर्फ रट के गया है रिपोर्टेबल इंजरी 72 आवर, तो अडल्ट 18 साल, तो वो गलत हो जाएगा। 18 साल तो उस ऑप्शन वो क्वेश्चन में ही 18 साल मेंशन होगा, लेकिन अटेंड, कंप्लीटेड, रीच्ड, इस टाइप का जो वर्ड्स यूज होगा ना ऑप्शन में, तो उस टाइम में दिमाग गोल हो जाएगा और कन्फ्यूजन शुरू होगा, बत्ती गुल हो जाएगा। ओके, तो ये चीज़ को हमको थोड़ा गौर करना है। ओके, सेक्शन 3 माइंस एक्ट का सेक्शन 3 के ऊपर आते हैं। सेक्शन 3 का प्रोविजन क्या है कि एक्ट शैल नॉट अप्लाई इन सर्टेन केसेस, उस केस है जिस केस में कि माइंस एक्ट लागू नहीं होता है। अभी हम लोग क्या करेंगे, माइंस एक्ट का सभी प्रोविजंस का पढ़ेंगे, लेकिन कुछ कंडीशंस है, दो कंडीशंस उस सेक्शन 3 में मेंशन हुआ है, दो केस, उस केस में माइंस एक्ट लागू नहीं होता है। यानी कि माइंस एक्ट का कोई उनका जो प्रोविजंस दिया गया है माइंस में लागू करने के लिए, वो प्रोविजंस वो दोनों केस में लागू नहीं होता है। कौन सा दो केस, उसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले और एक इम्पोर्टेंट चीज़ को डिस्कस करेंगे। जैसे मैंने बोला कि माइंस एक्ट का प्रोविजंस दो केस में लागू नहीं होता है, लेकिन माइंस एक्ट का कुछ स्पेसिफाइड प्रोविजंस है। कौन सा स्पेसिफाइड प्रोविजंस? सेक्शन 7, सेक्शन 8, सेक्शन 9, सेक्शन 40, सेक्शन 45, सेक्शन 46, ये जो 6 सेक्शंस है, ये 6 सेक्शंस चाहे कोई भी केस हो, कोई भी कंडीशन हो, उसमें लगेगा ही लगेगा। नहीं समझे बात को? और एक बार रिपीट करता हूँ, माइंस एक्ट का प्रोविजंस हर जगह यूज होता है एक्सेप्ट 2 केसेस, जो दो केस की सेक्शन 3 में मेंशन किया गया है। ये दो केस में माइंस एक्ट का प्रोविजंस लागू नहीं होता है, लेकिन वो दो केस के बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे थोड़ी देर बाद। लेकिन कुछ प्रोविजंस है, कुछ सेक्शंस है, जैसे 7, 8, 9, 40, 45, 46, ये जो 6 सेक्शंस है, ये 6 सेक्शंस को हम लोग ओमिट नहीं कर सकते। ये 6 सेक्शन हर जगह लगेगा, चाहे कोई भी कंडीशन हो। तो क्या क्या है सेक्शन से? सेक्शन 7 में है पावर ऑफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस। सेक्शन 7 आगे जाके हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन जो सेक्शन 7 में इंस्पेक्टर का पावर डिफाइन किया गया है कि इंस्पेक्टर का पावर क्या क्या होगा, वो क्या क्या कर सकता है, वो जो पावर इंस्पेक्टर को दिया गया है माइंस एक्ट के अंडर, वो पावर्स वो कहीं पे भी यूज कर सकता है। चाहे वो जो 2 एक्सेप्शनल केस है ना, एक्सेप्शनल केस में जो जिसमें माइंस एक्ट का प्रोविजंस लागू नहीं होगा, उस कंडीशन में भी पावर ऑफ इंस्पेक्टर लागू होगा, क्योंकि ये सेक्शन 3 बोल रहा है। सेक्शन 7 में ये चीज़ लिखा हुआ है, पावर ऑफ इंस्पेक्टर, ये हर जगह यूज होगा। सेक्शन 8 पावर ऑफ स्पेशल ऑफिसर्स टू एंटर मेजर एक्सेट्रा। चीफ इंस्पेक्टर हो या फिर रीजनल इंस्पेक्टर हो, कोई भी एम्प्लॉई, कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय को अपना खुद का पावर देके वो माइंस को भेज सकते हैं इंस्पेक्शन करने के लिए, मेजर करने के लिए। तो वो जो स्पेशल ऑफिसर का पावर जो डिफाइन किया गया है सेक्शन 8 में, वो पावर भी हर जगह यूज हो सकता है, चाहे वो जो एक्सेप्शनल 2 केस है उसमें भी लगेगा, मतलब यानी कि ये हर जगह लगेगा।
तो ये यूनिवर्सल सेक्शंस है। क्या क्या? 7, 8, 9, 40, 45, 46। तो 7, 8, 9। 9 में क्या है? फैसिलिटीज टू बी अफोर्डेड टू इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर का इंस्पेक्शन के दौरान वो जो माइंस आएंगे जहाँ पे वर्किंग हो रहा है वहाँ जो इंस्पेक्शन करने के लिए आएंगे तो उनको कुछ रीजनेबल फैसिलिटीज माइन मैनेजमेंट को प्रोवाइड करना पड़ता है। वो सेक्शन 9 में मेंशन्ड है। तो वो जो फैसिलिटीज, वो जो एक्सेप्शनल केस 2 है उस कंडीशन में भी लागू होता है। यानी कि जो एक्सेप्शंस कंडीशंस है जो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, जो किस किस कंडीशन में माइंस एक्ट लागू नहीं होता है, उस केस के में भी जो मैनेजमेंट होगा उनको ये फैसिलिटीज अफोर्ड करना पड़ेगा। ओके। सेक्शन 40 एम्प्लॉयमेंट ऑफ पर्सन्स बिलो 18 ईयर्स ऑफ एज। 18 साल से कम उम्र का पर्सन्स को भी माइंस में एम्प्लॉयमेंट का प्रोविजंस है। कुछ स्पेशल कंडीशंस है जिस कंडीशन में कि 18 साल से कम उम्र का आदमी को भी माइंस में एम्प्लॉयमेंट दिया जा सकता है, लेकिन कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस है जो कि लिखा गया है सेक्शन 40 में। जब सेक्शन 40 आएगा तो उस टाइम में हम इसको एलाबोरेटली डिस्कस करेंगे। तो ये जो प्रोविजंस है 18 साल उम्र का कम आदमी को भी माइंस में रखने के लिए कुछ कंडीशंस है, वो कंडीशंस भी ये जो एक्सेप्शनल 2 केस अभी बात करेंगे उसमें भी लागू होता है। ओके। सेक्शन 45 प्रोहिबिशन ऑफ प्रेजेंस ऑफ पर्सन्स बिलो 18 ईयर्स ऑफ एज इन माइंस। माइंस में 18 साल से कोई भी आदमी का एम्प्लॉयमेंट प्रोहिबिटेड है, यानी कि 18 साल से कोई भी आदमी माइंस में काम नहीं करेगा। कुछ आदमी को अभी डाउट आना शुरू हो जाएगा कि अभी अभी सेक्शन 14 के बारे में डिस्कस किया कि 18 साल से भी कम उम्र का आदमी को माइंस में अलाउ किया जा सकता है, फिर अभी बोल रहे हैं कि 18 साल से कम उम्र का आदमी को माइंस में हम लोग अलाउ नहीं कर सकते। तो ये तो कंट्रावर्सी हो गया। लेकिन दोस्तों मैं क्या बोला कि 18 साल से कम उम्र का आदमी को माइंस में अलाउ नहीं है, ये सेक्शन 45 बोलता है। लेकिन सेक्शन 40 बोलता है कि कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस है जिस कंडीशन में कि हम लोग 18 साल से कम उम्र का आदमी को भी माइंस में काम कर सकता है, लेकिन ये स्पेसिफिक कंडीशंस हैं। ओके। इन जनरल हम लोग अलाउ नहीं कर सकते, जो स्पेसिफिक कंडीशंस को अगर होगा तो हम उसको अलाउ कर सकते हैं। तो 2 अलग अलग सेंटेंस है, 2 अलग अलग नज़रिया है ये सेम चीज़ों का। तो उसको थोड़ा आप लोग मेंटली समझने को कोशिश कीजिएगा। जब हम लोग सेक्शन 40-45 पढ़ेंगे तो और भी मैटर क्लियर हो जाएगा। ओके। नेक्स्ट सेक्शन 46 एम्प्लॉयमेंट ऑफ वोमेन। वोमेन रिलेटेड जो एम्प्लॉयमेंट का प्रोविजंस है सेक्शन 46 में, जो हम लोग सेक्शन 46 जब पढ़ेंगे उस टाइम डिस्कस करेंगे, वो भी एप्लीकेबल टू ऑल माइंस। वो जो एक्सेप्शनल केस 2 है उसमें भी ये कंडीशन लागू होता है। इसका मतलब ये हुआ कि सेक्शन 7, 8, 9, 40, 45, 46 ये चाहे कोई भी कंडीशन हो हर जगह पे ये एप्लीकेबल है। ओके। ये जो 6 सेक्शंस को छोड़ के जो बाकी प्रोविजंस है माइंस एक्ट का, कुछ स्पेशल कंडीशंस है, दो केस है, उस केस में लागू नहीं होता है। वो क्या है अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके। समझ में आ गया मैटर। अभी क्या क्या 2 केस है, किस किस केस में माइंस एक्ट लागू नहीं होता है, एक्सेप्ट 7, 8, 9, 40, 45, 46। ओके। ये 6 सेक्शंस को छोड़ के किस कंडीशन में माइंस एक्ट लागू नहीं होता है। पहला केस है व्हेयर एक्सकैवेशन इज मेड फॉर द पर्पज ऑफ प्रोस्पेक्टिंग ओनली एंड नॉट फॉर द पर्पज ऑफ ऑब्टेनिंग मिनरल्स फॉर यूजर सेल। यानी कि अगर एक जगह पे एक्सकैवेशन हो रहा है जो कि सिर्फ प्रोस्पेक्टिंग पर्पज के लिए, प्रोस्पेक्टिंग पर्पज यानी कि मिनरल है कि नहीं, कितना डेप्थ में है, कौन सा ग्रेड का है, जो हम लोग बोरहोल सैम्पलिंग करते हैं ना, प्रोस्पेक्टिंग का काम करते हैं। अगर प्रोस्पेक्टिंग का काम चल रहा है नॉट फॉर ऑब्टेनिंग मिनरल, उस कंडीशन में माइंस एक्ट लागू नहीं होता है। लेकिन उसके लिए भी कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस है। क्या क्या? कि नॉट मोर देन 20 पर्सन्स आर एम्प्लॉयड ऑन एनी वन डे इन कनेक्शन विथ एनी सच एक्सकैवेशन। कि मैक्सिमम 20 आदमी काम कर सकते हैं, 20 आदमी से ज़्यादा नहीं काम करना चाहिए उस प्रोस्पेक्टिंग काम में। उसमें प्रोस्पेक्टिंग का काम चल रहा है, एक्सकैवेशन नहीं, ऑब्टेनिंग मिनरल पर्पज में काम नहीं चल रहा है।
जो हम लोग माइंस में क्यों काम करते हैं कि ऑब्टेनिंग मिनरल, तो मिनरल पाने के लिए काम नहीं चल रहा है, सिर्फ प्रोस्पेक्टिंग पर्पज में काम चल रहा है। लेकिन उसमें 20 आदमी से ज़्यादा आदमी काम नहीं करना चाहिए। 20 आदमी से अगर ज़्यादा आदमी काम कर रहे हैं तो फिर माइंस एक्ट लागू हो जाएगा। ओके, डेप्थ ऑफ एक्सकावेशन नो हेयर एक्सीड 6 मीटर। जो एक्सकावेशन का डेप्थ है वो सबसे हाईएस्ट पॉइंट से लोएस्ट पॉइंट तक अगर हम लोग मेजर करें तो 6 मीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए एक्सकावेशन का डेप्थ। अगर 6 मीटर से ज़्यादा हो गया तो फिर माइंस एक्ट लागू हो जाएगा। तीसरा कंडीशन क्या है, नो पार्ट ऑफ सच एक्सकावेशन एक्सटेंड बिलो सुपरजासेंट ग्राउंड। सुपरजासेंट ग्राउंड का बिलो उस एक्सकावेशन नहीं जाना चाहिए, नहीं तो फिर माइंस एक्ट लागू हो जाएगा। तो ये सब प्रोविजंस है कि माइंस एक्ट लागू नहीं होता है। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड होता है तो फिर माइंस एक्ट लागू नहीं होता है, लेकिन एक्सेप्ट 7, 8, 9, 40, 45 और 46। ओके, ये है केस 1। केस 2, केस 1 में हम लोग क्या डिस्कस किए कि जहाँ पे सिर्फ प्रोस्पेक्टिंग पर्पज के लिए एक्सकावेशन हो रहा है। सेक्शन जो केस 2 में क्या है, एनी माइन एंगेज्ड इनटू एक्सट्रैक्शन ऑफ कंकर, मोरूम, ग्रेवल, ऑर्डिनरी सैंड, यानी कि एक माइंस है जहाँ पे मिनरल ऑब्टेन करने के लिए काम चल रहा है, लेकिन किस किस मिनरल का, कंकर, मोरूम, ग्रेवल, ऑर्डिनरी सैंड, ऑर्डिनरी क्ले, इस टाइप का चीज़ों का एक्सकावेशन अगर हो रहा है तो वो माइंस हो गया। उस माइंस में नॉट मोर देन 50 पर्सन्स आर एम्प्लॉयड ऑन एनी वन डे। एक दिन में 50 आदमी से ज़्यादा आदमी काम नहीं करना चाहिए, नहीं तो फिर माइंस एक्ट लागू हो जाएगा। सेकेंड कंडीशन है कि डेप्थ ऑफ एक्सकावेशन 6 मीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जो एक्सकावेशन हो रहा है उसका डेप्थ 6 मीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर माइंस एक्ट लागू हो जाएगा। तीसरा कंडीशन है कि सुपरजासेंट ग्राउंड का बिलो नहीं जाना चाहिए एक्सकेवेशन। और जो चौथा कंडीशन है कि एक्सप्लोसिव्स आर नॉट यूज्ड इन कनेक्शन विद एक्सकेवेशन। उस माइंस में जिसमें कि कंकर, मोरूम, ग्रेवल, ऑर्डिनरी सैंड, ऑर्डिनरी क्ले ये सब एक्सट्रैक्शन हो रहा है, उसमें एक्सप्लोसिव यूज नहीं होना चाहिए। अगर एक्सप्लोसिव यूज हो रहा है तो फिर माइंस एक्ट लागू हो जाएगा। ओके, तो ये जो 2 केस हम लोग पढ़े, पहला केस में कि सिर्फ प्रोस्पेक्टिंग पर्पज के लिए, और दूसरा केस में कंकर, मोरूम, ग्रेवल, ऑर्डिनरी सैंड, ऑर्डिनरी क्ले, इस टाइप का माइनिंग हो रहा है। तो ये 2 कंडीशन में जो स्पेशल कंडीशंस मेंशन्ड हुआ है, ये सब अगर सेटिस्फाइड हो रहा है कंडीशंस, तो फिर माइंस एक्ट लागू नहीं होता है एक्सेप्ट प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 7, 8, 9, 40, 45, 46। तो समझ में आया बात? अगर नहीं आया तो फिर रिपीट करके एग्जाम वीडियो को देखिए। ओके, अभी सेक्शन 4 क्या बोलता है, रेफरेंस टू टाइम ऑफ डे, यानी कि कोई भी माइंस में कितना टाइम हुआ, हम किसको कंसिडर करेंगे, जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है। क्या है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम? 5.5 आवर अहेड ऑफ ग्रीनविच मीन टाइम। ग्रीनविच शहर में जो इसको हम लोग स्टैंडर्ड टाइम मानते हैं ना, ग्रीनविच का टाइम को, ग्रीनविच टाइम का शहर में जो टाइम हुआ होगा उसका 5.5 घंटा अहेड जो टाइम है वो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है। ओके, ये भी माइंस एक्ट में मेंशन्ड है सेक्शन 4 में। तो दोस्तों आज का वीडियो में जैसे मैं बोला था कि सेक्शन 1 2 लेके सेक्शन 4 तक डिस्कस करेंगे। ये था 1 2 लेके 4, ये पार्ट 1 है। इस टाइप का हम अलग अलग पार्ट में माइंस एक्ट को समझने को कोशिश करेंगे, उसका हर प्रोविजंस को समझने का और याद रखने का बेसिक फंडामेंटल्स मैं आपको बताऊंगा। इसी तरह वीडियो बनाता रहूँगा। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वाचिंग माय चैनल। डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस ऑन बेल आइकन। तो इसी के साथ